everyone. I, Dr. Meenakshi, Medical Officer Ayurved in District Bareilly, along with Dr. Ranjan Vikar, MO District Bareilly, welcome you all on Ayush Aapke Dwar via webinar. We are on the platform of Ayurvedic Medical Officers Education Forum. We welcome you all to the seminar on joints pain, spine disorder, and frozen shoulder. I extend my warm welcome to our speaker and those who joined us on FB Live. So, our guest speaker, Dr. Mohammad Shahid, he is a medical officer in Tanakpur, Ayurvedic and Unani Services, Uttarakhand, director of Ayu Wellness Ayurvedic Home, Tanakpur, Uttarakhand. I find immense pleasure in introducing our honorable speaker, Dr. M. Shahid. He has done his BMS from SRM State Ayurvedic Medical College and Hospital, District Bareilly in 1995. He is a master trainer, Month Science and Therapy, Department of Ayush, Uttarakhand, and he has work experience of almost 23 years. Experience in Panchakarma, cupping therapy, leech therapy, Agni Karm, and spine manipulation. He is a lifetime member of NAPAR, life member of Vish Ayurved Parishad, life member of NEMA, life member of Ayush Medical Association, and ex-secretary of Uttarakhand AMA. He has been giving contribution for upgrading Ayurvedic system of therapy and awareness of Ayurveda. He participated in more than 15 workshops and Sambhasha as a speaker on mom science and therapy. On national level, he has done various work in emergency management of pain through Ayurveda. He has been awarded twice by Director of Ayurveda and Unani Services, Uttarakhand, as an inspirational Ayurveda icon of Ayurveda. He has been awarded 5 times by MLA of District Champavat on different occasions. He is also awarded as Doctor of the City and inspirational icon of Ayurveda. He has special experience of joint pain and spine rehabilitation. So over to you, Dr. Ranjan. This was brief introduction of Dr. M. थैंक यू वेरी Shahid. मच डॉक्टर मीनाक्षी। जैसा कि आप सबके संज्ञान में है कि हमारे इस आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर्स एजुकेशन फोरम में हम लोग एजुकेशन की एक सीरीज चला रहे हैं जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स के लिए और आम पब्लिक के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो उसी श्रृंखला में इससे पहले भी हम लोग 6-7 सीरीज चला चुके हैं और उनके सफलता के बाद ये अब इस सीरीज का पुनः इसका शुभारंभ किया गया है। तो आज की जो टॉपिक है वो है वात व्याधि। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। और वात व्याधियां जो हैं हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होती हैं। कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि 80 प्रकार की वात व्याधियां होती हैं और जो बहुत ही कष्टदायक होती हैं। वात व्याधि से जो भी व्यक्ति ग्रसित हो जाता है उसको शारीरिक और मानसिक तमाम तरह के कष्ट होते हैं। एक बड़ा ही प्रचलित श्लोक है आयुर्वेद में कि पित्तम पंगु कफा पंगु पंगवो मल धातुआ वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्त मेघवत। कहते हैं कि जो पित्त है या कफ है और हमारे जो 3 मल हैं, मूत्र, पुरुष और स्वेद, इसके अलावा जो हमारी सप्त धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सब पंगु वाली स्थिति हमारे शरीर में व्याप्त रहती है। मतलब इनमें गति की कोई भी क्षमता नहीं होती। ये अपनी इच्छा से एक थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ सकती हैं। इनको आगे गति प्रदान करने का काम जो है वो केवल वायु करती है। उसीलिए कहा गया कि पित्तम पंगु कफा पंगु पंगवो मलधात्वा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। जहां जहां वायु चाहती है वहां ये सारी दोष, धातु और मल मेघवत, मेघ के समान गति करते हैं। मैंने लिखा था कभी कि वात व्याधि से ग्रसित है समग्र जग क्योंकि वात व्याधि से ग्रसित है समग्र जग क्योंकि मिथ्याचार और व्यवहार रोक नहीं पाता है। वात व्याधि कैसे होती है
वात व्याधि से ग्रसित है समग्र जग, क्योंकि मिथ्याचार और व्यवहार रोक नहीं पाता है और करता है सदा अति व्यायामादि अव्यवाय। गुरु अभिसंधि रुक्ष योग भोग को लगाता है और अति शीत रखता है। कभी परिवेश ये तो कभी अश्व मन के ये व्यर्थ दौड़ाता है और तन मन प्राण को ये अति कष्टदायक है, इसीलिए रोगों का ये राजा कहलाता है। तो वात व्याधियों को रोगों का राजा कहा जाता है। आज उसी श्रृंखला में हमारे बीच डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, जो टनकपुर में मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, वो अपने ज्ञान का प्रकाश हम सबके समक्ष डालेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा डॉक्टर मोहम्मद शाहिद जी से कि वो अपना लेक्चर हम सबके समक्ष रखने का कष्ट करें। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद जी। मैं डॉक्टर रंजन से अनुरोध करूंगी कि वो 2 पंक्तियों से डॉक्टर शाहिद का जो है वो वेलकम करे। जो करता हूं कि डॉक्टर मोहम्मद शाहिद बड़े ही कर्मठ चिकित्सा अधिकारी रहे हैं और उन्होंने अपनी कर्मठता से उत्तराखंड में ही नहीं वरन पूरे देश में लोगों को, मरीजों को लाभ पहुंचाया है और इनके जो लेक्चर्स होते हैं पूरे देश में होते रहते हैं। तब मैं इनके लिए 2 पंक्तियां देना चाहता हूं कि धरा की कोख ने ऐसे बहुत कम रत्न पाले हैं, धरा की कोख ने ऐसे बहुत कम रत्न पाले हैं, जिन्होंने नाम अपने आसमानों तक उछाले हैं। तो ऐसा ये नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद का हमारे बीच है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना ज्ञान का पिटारा खोलें। शुक्रिया डॉक्टर रंजन जी, डॉक्टर मीनाक्षी जी, सबको, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मैं सबको आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल करता हूँ। जैसा कि अभी आपने बताया कि आज का टॉपिक है पेन मैनेजमेंट, जॉइंट्स and rehabilitation of the spine, and especially I will focus today on frozen shoulder. Now the pain is the biggest problem in human society. मैंने इसी को लिया है क्योंकि पेन जो है इस टाइम इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन ह्यूमन सोसाइटी and it one of the biggest challenge in Ayurveda. Pain is the biggest challenge in Ayurveda because in our Ayurvedic system, we don't have any analgesic injections, local anesthetic injections, but it doesn't mean that we are slow, we can't do anything. We have many better and safe and faster ways for the pain management and treatment. So now we will see how can we manage the pain and cure and treat. So as I told you, pain is the biggest challenge, but we have many tools like Agni Karma, Marma therapy, Panch Karma, cupping therapy, spine manipulation. इवन वी कैन सेव द पेशेंट, हम पेशेंट को बचा सकते हैं, लोगों को ऑपरेशन से बचा सकते हैं और उनको सेफर साइड से, बिल्कुल सेफ तरीके से हम पंचकर्म से बिल्कुल वो चीज तक ठीक कर देते हैं जिनके लिए सर्जरी एडवाइस की गई है, स्पेशली इन पेन मैनेजमेंट। खासतौर से अगर मैं बात करूं जॉइंट्स पेन की, सर्वाइकल की, स्पाइन की कोई प्रॉब्लम, यहां तक कि एवियन की प्रॉब्लम, ये सब चीजें क्यूरेबल हैं अगर वो 4th ग्रेड तक भी आती हैं तब भी, क्योंकि आयुर्वेद में जो कॉज है उसको रूट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, अग्निकर्म, पंचकर्म, अग्निकर्म और स्पाइन मैनिपुलेशन। खास तौर से अब जैसे हम जॉइंट्स पेन की बात करें, नाउ द सब्जेक्ट इज पेन, जॉइंट्स पेन, स्पाइनल पेन, न्यूरैल्जिक पेन, डिजेनरेटिक यानी कि 6 जन्य व्याधि जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, आमवात, ये अपना रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गठिया के नाम से जानते हैं, वातरक्त हमारा खास तौर से जिसको यूरिक एसिड, हाइपरयूरिसीमिया या गाउट कहते हैं। इसके अलावा खास तौर से लोग बस इन्हीं चीजों को जानते हैं कि ये जॉइंट्स पेन होते हैं, लेकिन बहुत सारे जॉइंट्स पेन है। अभी मैं पेन के बारे में सिर्फ छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा
कि जैसे पोस्ट इन्फेक्टिव फीवर के बाद भी जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, लाइक चिकनगुनिया एंड रिमेटिक फीवर। तो इस चीज को हमें जॉइंट्स पेन में ही कंसीडर करना चाहिए और आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अदर्स कुछ और होते हैं इन्फेक्टिव जॉइंट्स। इन्फेक्टिव जॉइंट्स में जैसे वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, ट्यूबरकुलस हो गया, स्टेफिलोकोकस ऑवरस, ये भी अपने जॉइंट्स पेन में रिजल्ट देते हैं आफ्टर फीवर। तो पोस्ट फीवर इलनेस के बाद जो जॉइंट्स पेन होते हैं, अक्सर देखा गया डेंगू में और खासतौर से चिकनगुनिया में बहुत सारे जॉइंट्स पेन मिले। इसके अलावा कुछ अदर जॉइंट पेन्स हैं जैसे एवियन ए वेस्कुलर नेक्रोसिस। ए वेस्कुलर नेक्रोसिस, ये इसमें क्या होता है, हिप जॉइंट फिक्स हो जाता है और उसकी वजह से रक्त जो है संचरण कम हो जाता है और जॉइंट फिक्स हो जाता है, वो बहुत पेन करता है। इसके अलावा जॉइंट्स पेन में फाइब्रोमाइल्जिया भी आता है। इसके अलावा कुछ लोकलाइज पेन होते हैं जैसे कि गोल्फर एल्बो, जो लोग गोल्फ खेलते हैं उनको उनमें ये हो जाता है गोल्फर एल्बो। टेनिस एल्बो, जो खासतौर से प्लेयर्स होते हैं उनमें टेनिस एल्बो हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम, हील पेन जिसको हम वात कंटक भी कहते हैं। तो ये सारे पेन की एक कैटेगरी है, इनको कैटेगराइज किया गया है लोकलाइज पेन, आफ्टर इलनेस या पोस्ट इन्फेक्टिव और हमारी वात व्याधि से रिलेटेड। नाउ आई एम कमिंग टू, अच्छा कुछ होते हैं टेंडनाइटिस की वजह से। टेंडनाइटिस जहां पे हमारे टेंडन्स आ जाती है, जिसमें खास तौर से क्योंकि मैंने फोकस किया है फ्रोजन शोल्डर को, तो मैं इसको लूंगा। ये टेंडनाइटिस कंडीशंस है। वैसे तो हील पेन में भी टेंडनाइटिस होती है, लेकिन उसमें 3 रीजन होते हैं। एक तो कैलकुलिन स्पर हो जाता है, दूसरे प्लांटर फेसियालिटिस हो जाती है, तो वो भी एक टेंडनाइटिस की कंडीशंस है। लेकिन जहां तक हम बात कर रहे हैं फ्रोजन शोल्डर की, तो फ्रोजन शोल्डर में कैप्सूल एजिटाइटिस हो जाती है, जिसको हम अब बाहुक के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज करें। तो अब बाहुक जो है, जिसके कॉमनली नोन एज फ्रोजन शोल्डर या कैप्सूल एजिटाइटिस, मैं इसको मिक्स करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पे डॉक्टर्स के अलावा नॉन मेडिकोज भी हैं, सारे लोग इसका फायदा उठाएं। तो मैं एक लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल सी यूज करूंगा, खाली शास्त्रोक्त भाषा यूज न करके। हम आयुर्वेदिक टर्म तो लेंगे, लेकिन जब मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताऊंगा तो दोनों बताऊंगा। तो प्लीज इसमें जो है मैं मिक्स लैंग्वेज बताना चाह रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो व्हाट इज द आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट? सबसे पहले आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट जो है जॉइंट्स के लिए, वात रक्त। वात को विटिएटेड, अगर हम पेन की बात करें तो पेन होता कैसे है आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में है, जब भी वात और कफ विटिएट होते हैं, यानी कि अपने दोष से विकृत हो जाते हैं, उनके दोष विकृत हो जाते हैं, तो पेन को रिजल्ट देते हैं वो। जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स इज संधि, इसका स्थान कफ है। अगर मैं इसको एनाटॉमिकल कहूं तो कफ का जो नेचर है वो है बाइंडिंग, और फिजियोलॉजिकल यानी कि फिजियोलॉजिकल ये वात प्रधान है। तो देखिए जॉइंट्स संधि की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ मुख्य कफ स्थान है, इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इसका कफ, क्योंकि इनसे बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, और फिजियोलॉजिकली वात प्रधान है क्योंकि चल गुण इसमें प्रधान कर्म होता है। जस्ट अ मिनट। इसके बाद हम आते हैं कफ दोष की। अगर हम बात करते हैं कफ दोष, जैसे कि जॉइंट्स, ये जो हमारा दोष है ये कफ दोष में आता है, इसका दोष कफ है। स्निग्ध प्लस श्लेष्मा मिलके कफ बाइंडिंग हो जाती है, इसमें कफ बाइंडिंग करके वहां पर रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है, और इसके जो स्थान है अंश संधि है। जैसे मैं कफ फ्रोजन शोल्डर की बात करूं तो फ्रोजन शोल्डर में क्या है, एक दोष इसमें कफ है, लेकिन क्या होता है ये स्निग्ध और श्लेष्मा से मिलके कफ बाइंडिंग करके उसमें स्तब्धता देता है, और उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं मूवमेंट में। और इसकी जो संप्राप्ति है क्रोनिक स्टेज में क्या होता है, थोड़ा सा मैं आगे चला गया, पहले मैं पीछे का बताना चाह रहा था लेकिन ये मेरा स्क्रॉल आगे हो गया। एक मिनट, मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, अपनी स्लाइड मैनेज कर रहा हूँ मैं।
जी, तो जैसे मैंने पेन के बारे में बताया था, जॉइंट्स पेन हो गए, स्पाइन पेन हो गए और न्यूरैल्जिक पेन हो गए। इसमें कुछ डिजनरेटिव होते हैं जो कि हम छहजन्य व्याधि में रखते हैं, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आ गए। कुछ आम बात हैं, वो आम से रिलेटेड जिसको हम गठिया या रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तीसरा है वात रक्त और गाउट हो गया। इसके बाद मैंने बता दिए थे चिकनगुनिया, ट्यूबरकुलर, अदर्स पेन में एवियन, फाइब्रोमाइल्जिया, गोल्फ टेनिस। अब मैं जहां पे मेरा मेन टॉपिक है उस पे शुरू करता हूँ, फ्रोजन शोल्डर, कैप्सुलर एविटाइटिस या अब बाहुक। आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा था, मैं दोबारा यहाँ से शुरू करता हूँ। वात कफ जब विटिएट होते हैं तो वो पेन करते हैं। ज्वाइंट में मैंने बताया था इसका स्थान कफ है एनाटॉमिकली। ये जो है कफ प्रधान है क्योंकि बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। फिजियोलॉजिकली वात प्रधान है क्योंकि चल गुण इसमें कर्म प्रधान होता है। कफ दोष क्या करते हैं, स्निग्ध और श्लेष्मा से साथ मिलकर बाइंडिंग प्रॉपर्टी करते हैं, तो अंश संधि को जो है इसको रिस्ट्रिक्शन करते हैं, जाम करते हैं। संधिगत रोग, इसकी संप्राप्ति कैसे होती है, तो क्रोनिक स्टेज में क्या होता है, धातु पाक पित्त के साथ मिलके संधि संधि क्षय करते हैं और ये ग्रेजुअली लीड्स टू डीजनरेशन, यानी कि उसमें क्षयजन्य हो जाता है। दोबारा से बताना चाहूंगा कि क्रोनिक स्टेज में धातुपाक पित्त के साथ मिलके संधि क्षय करता है और धीरे धीरे जब क्रोनिक होता जाता है रोग तो डिजनरेशन हो जाता है और ये वात से मिलके इसमें ज्वाइंट्स पेन की कंडीशन कर देता है, जिसको हम अपबाहु या फ्रोजन शोल्डर या कैप्सूल एडिटाइटिस कहते हैं। इसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस पे अगर मैं आता हूं तो यह है अस्थिगत वात और धातु क्षय। इसमें क्या है, दोष क्या है, अस्तुगत वात और धातु क्षय। इसमें संप्राप्ति इसकी अगर हम देख लें, आयुर्वेद में अगर हम इसकी संप्राप्ति अगर जान लेते हैं और हम संप्राप्ति भंग कर देते हैं तभी हम चिकित्सा कर सकते हैं, वरना नुस्खे और फार्मूले से आयुर्वेद की चिकित्सा कभी नहीं होती। तो मैंने जो कोशिश की है वो ये कि इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपना शास्त्रोक्त और आयुर्वेद के हिसाब से लें। पहले इसमें 3 चीजें हमें देखनी होती हैं, एक तो दोष क्या है, दुष क्या है, संप्राप्ति क्या है और संप्राप्ति भंग कैसे करते हैं, फिर उसको आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसे देते हैं। तो एक तो मैंने बताया आपको कि स्रोत, दूसरा इसमें स्रोत अवरोध होता है। स्रोत अवरोध क्या करता है, लीड्स टू इम्पेयर नरिशमेंट टू द अस्थि। सपोज यहाँ पर मेरे स्रोत अवरोध है, उसमें क्या होगा, जो वहां की वेन्स हैं, जो सप्लाई है, वहां पे न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। न्यूट्रिशन कम हो जाएगा तो अस्थि में पोषण कम होगा। अस्थि में जब पोषण कम होगा तो वो क्षय की कंडीशन में आ जाएगी, फिर मज्जा भी क्षय हो जाएगी। तो इसमें जितने भी उप धातु हैं इसके, चाहे वो कॉन्ड्रिन हो, साइनोवियल फ्लूइड हो और ये धीरे धीरे कॉन्ड्रिन हो, ये सब धीरे धीरे क्रोनिक स्टेज में एक दूसरे से मिलके इसको क्षयजन्य व्याधि यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस में डेवलप कर देते हैं। अब मैं बात बताता हूं कि वात रक्त में क्या होता है। अभी हम सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस, वात रक्त और आम वात के बारे में हम थोड़ा सा समझ के फिर हम डिटेल में फ्रोजन शोल्डर को समझेंगे। तो वात रक्त में क्या है, इसका दोष है रक्त दुष्टि, इसमें रक्त दुष्टि हो जाती है। दोष क्या है इसका, पित्त और वात अनुबंध, पित्त और वात का जो अनुबंध है वो इसका दोष है। संप्राप्ति क्या है, पित्त रक्त सम्मूर्छा। तो दोष हो गया रक्त दुष्टि, दोष है पित्त और अनुबंध, वात का अनुबंध वात रक्त में, और संप्राप्ति पित्त और रक्त मूर्छा सम्मोहन। अगर थोड़ा से मॉडर्न पैथोलॉजी की बात करें तो ज्वाइंट्स पेन प्लस वेस्कुलर पैथोलॉजी, खासतौर से जिसमें डायबिटीज होती है उसमें ऐसा देखा जाता है। इसके बाद डिसऑर्डर ऑफ द प्यूराइन मेटाबॉलिज्म, इसको हम क्रिस्टल एंथ्रोपैथीज भी कहते हैं। ये बात चल रही है वात रक्त की यानी कि गाउट की। तो गाउट क्या है, गाउट यूरिक एसिड, यूरिक एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस। जब हमारी बॉडी, जब मेरी बॉडी, किसी की भी बॉडी प्यूराइंस को तोड़ती है तो यूरिक एसिड बनता है और ये किडनी की तरफ ट्रेवल करता है। तो कुछ पार्ट तो इसका किडनी से निकल जाता है, लेकिन कुछ मैक्सिमम पार्ट इसका शुगर में ब्लड में रह जाता है, और जब ये कंडीशन हाइपर यूरिसीमिया कहलाती है या यूरिक एसिड की कंडीशन कहलाती है। तो एक बार ब्रीफ करना चाहूंगा, यूरिक एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंस। हमारी बॉडी जब ब्रीक करती है प्यूराइंस को, प्यूराइंस भी एक केमिकल है,
और जब ये ब्रेक करती है तो ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यूरिक एसिड हमारे ब्लड के साथ मिलके किडनी की तरफ ट्रेवल करता है और किडनी से यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, लेकिन कुछ परसेंट पास हो पाता है, मैक्सिमम परसेंट इसका उसमें ब्लड में रह जाता है। तो जब भी हमारी हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन, जिसे हम गाउट कहते हैं, जो हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, तो ये वहां मिलता है। खास तौर से जो इसके हेतु हैं, बियर है, वाइन है, इसके अलावा ड्राई बीन्स है, पीज हैं, लिवर है, अल्कोहल है, डायबिटीज है, और रीनल फेलियोर्स हैं, नेफ्रोपैथीज हैं, इसमें ये यूरिक एसिड की उत्पत्ति होती है क्योंकि प्यूराइंस टूटते हैं। तो मैंने बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके बाद मैंने बताया वात रक्त। अब हम बातें हैं आम वात पे। आम वात इज ए मेन जो है रक्त दुष्टि है, सॉरी रस दुष्टि है, वो रक्त दुष्टि थी और ये रस दुष्टि है। तो रस दुष्टि में क्या होता है, मेन इसमें देखा गया है कि अग्निमांद इसका रूट कॉज है। जब अग्निमांद इसमें कम हो जाता है तो आम की उत्पत्ति होती है। तो इसमें आम की उत्पत्ति होती है, और जब आम की उत्पत्ति होती है तो कोष्ठ जो से निकल के आम शाखाओं में चला जाता है, और शाखाओं के बाद वो अपने ज्वाइंट्स में आके जहां इसका स्थान होता है कफ का, वहां एकत्रित हो जाता है। और जब वात, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वात ही एक चल गुण प्रधान है, कफ और पित्त तो पंगु होते हैं। तो जब वात से मिलते हैं ये आम, तो आम वात की कंडीशन डेवलप होती है। तो इसकी संप्राप्ति बहुत आसान है, संप्राप्ति समझना जरूरी है। अगर आम वात में अगर हमने संप्राप्ति भंग नहीं की तो हम कितने ही नुस्खे देते रहे, एनाल्जेसिक देते रहे, आम वात को हम ठीक कभी नहीं कर पाएंगे। तो आम वात में दोबारा बताता हूं, अग्निमंद से आम की उत्पत्ति, आम कोष्ठ से निकल के शाखाओं में आ जाता है, शाखाओं से वो जॉइंट्स में जाता है, वहां से वात के साथ जब अनुबंध करता है, इट लीड्स टू आम वात, यहां से आम वात की उत्पत्ति होती है। अर्ली स्टेज में क्या होता है, इसमें सिर्फ स्किन यानी कि त्वचा और मांस इन्वॉल्व होते हैं, और जब क्रोनिक होता जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो अस्थि और जो इसकी धातुएं हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, डीप धातुओं तक चला जाता है ये। तीसरी चीज थोड़ा सा मॉडर्न भी हमें जानना चाहिए, इसे ऑटो इम्यून डिसीज है, ये सब जानते हैं ऑटो इम्यून डिसीज है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। आम वात क्या करता है, जितने भी जब वात जाता है जहां पे आम के रूप में, तो वहां साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और इसके साथ साथ जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। और जब ये इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है इसमें, तो जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, स्पेशली CD4 टी सेल जो हैं, वो इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, और जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है वो इफ्यूजन्स करके जॉइंट्स स्पेस में आ जाता है, जिससे इसमें स्वेलिंग बढ़ जाती है। जैसे हम कहते हैं आम हो गया, ये स्वेलिंग बढ़ गई, व्हाट इज दैट, दैट इज इन्फ्यूजन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड इनटू द जॉइंट स्पेस। अब ये कैसे आता है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन हुई साइनोवियल मेम्ब्रेन की, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई, कनेक्टिव टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो गई, अब वो उसमें इफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा बाहर आके जॉइंट्स स्पेस में इकट्ठा हो जाता है। इससे धीरे धीरे जब जीर्ण रोग होता जाता है तो इस डैमेज टू वेसल वॉल एंड कॉलेंजेंस, तो ये कॉलेंजेंस को और वेसल्स वॉल को डैमेज करने लगता है, और उसमें डिस्ट्रक्शन करने लगता है, जिससे कार्टिलेज, बोन और जो फाइब्रोसिस है वो सब डिजेनरेट होती जाती है, और फाइनली लीड्स टू जॉइंट डिफॉर्मिटी। तो ये मैंने थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताया कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से अर्थराइटिस कैसी होती है, जिसको आम वात हम या गठिया कहते हैं, ये बड़ा कष्ट साध्य रोगों में रखा गया है। इसका ट्रीटमेंट और के मुकाबले, यानी वात रक्त के मुकाबले और ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुकाबले और फ्रोजन शोल्डर के मुकाबले सबसे कष्ट साध्य है, क्योंकि इसमें आप आम की जब तक हम उसका आम पाचन नहीं करेंगे, उसकी संप्राप्ति भंग नहीं करेंगे, इसमें हमें पंचकर्म की जरूरत भी पड़ती है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि हम जॉइंट्स पेन को, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे अग्निकर्म है, ये है, पंचकर्म है, इसमें अभ्यंग है, स्वेदन है, नाड़ी स्वेदन है, उपना है, लेप है, और उष्मा स्वेदन देते हैं, स्पाइन मैनिपुलेशन करते हैं, इन सब से हम, और मर्म करते हैं, इन सब से हम इसकी संप्राप्ति को भंग कर सकते हैं। दूसरी मेन चीज आती है आहार। शुरू में वर्णन किया गया है कि 4 चीजें बहुत जरूरी हैं, चिकित्सक, नंबर 2 नर्सिंग, नंबर 3 रोगी, और नंबर 4 मेडिसिन यानी औषधि। ये चिकित्सा के जो 4 पाद हैं ये भी बहुत जरूरी हैं।
अगर ये नहीं होंगे तो आदमी किसी भी चीज में रोग में रिजल्ट नहीं मिलेगा। आयुर्वेद बदनाम हो रहा है कि भाई उस आयुर्वेद फायदा नहीं करता है, आयुर्वेद के बारे में कुछ मिथ्स हैं, अवधारणाएं हैं कि ये गलत है, या स्लो है, या इसकी औषधियां बहुत देर में काम करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें पथ्य अपथ्य का बहुत बड़ा रोल है। अगर रोगी, आम बात है, वो आम वर्धक अगर आहार लेगा तो हम कितनी भी दवाइयां देते रहें उसमें फायदा नहीं होना है। इसलिए रोगी भी आज्ञाकारी होना चाहिए, वो पालन करना चाहिए परहेज का। दूसरी चीज, औषधि भी गुणवत्ता होनी चाहिए। खास तौर से जो पुराने वैद्य थे वो अपनी औषधि बनाते थे, उनकी मात्रा सही होती थी, औषधि गुणवत्ता होती थी। डॉक्टर को नॉलेज तो होती ही है, लेकिन क्या है, इन दो चीजों का भी रोग बहुत जरूरी है। तो इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। व्हाट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस? इट इज एन एंटीबॉडी, इट अटैच टू इम्यूनोग्लोबिन जी, जिसको IgG हम कहते हैं। इसे मॉलिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर एक इम्यूनो कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये ट्रिगर करता है इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रोसेस को। तो ये जैसे बताया, आर फैक्टर का हम टेस्ट कराते हैं, तो आर फैक्टर क्या होता है? इस एंटीबॉडी ये इम्यूनोग्लोबिन जी से जब अटैच होता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है और फिर ट्रिगर करता है इन्फ्लेमेशन को। तो जहां भी आर फैक्टर होगा, अगर उसकी वैल्यू 6 से कम है, इसको मिलीमीटर पर उसमें मापते हैं, तो ये इसमें नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर 6 से ज्यादा है या 20 से ज्यादा है, ऊपर तक ज्यादा है, तब इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, तो इसमें इन्फ्लेमेशन मिलती है। तो ये नहीं कि खाली आर फैक्टर जो है इसमें ही मिलेगा, आम बात में ही मिलेगा। आर फैक्टर हमें एसएलई में भी मिलता है। मैं एक एसएलई डिसीज का नाम बताना भूल गया, इसमें भी जॉइंट्स पेन होते हैं एसएलई में, सिस्टिक लिमिट इरिथेमेटस। और लिवर सिरोसिस में भी आपको आर फैक्टर पॉजिटिव मिलता है और बढ़ा हुआ मिलता है। इसके बाद एक टेस्ट हम और कराते हैं, HLA-B27। ये भी एक प्रीलिमिनरी स्टेज है, इसको भी जानना जरूरी है। या तो आर फैक्टर कराएं या फिर HLA-B27, दोनों कराना चाहिए। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन ल्यूको एंटीजन B27। इसकी फुल फॉर्म है HLA-B27 की ह्यूमन ल्यूको एंटीजन B27। नॉर्मल इसकी रेंज जो होती है 7% तक होती है, 5 to 7% तक। अगर इसको इतना किसी का है तो इसका मतलब उसमें इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, कोई भी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर किसी का ये बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब उसमें इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो इम्यूनो उसकी तरफ जा रहा है, इम्यूनो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या इम्यूनो कंप्रोमाइजिंग की तरफ जा रहा है। जैसे कि इसमें रेमेटाइड अर्थराइटिक में भी प्रेजेंट होगा, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में भी होगा ये HLA-B27 पॉजिटिव, और सोरेटिक अर्थराइटिस में भी पॉजिटिव मिलता है। इसके साथ साथ IBS में भी पॉजिटिव मिलता है, और ऑर्थोपैथीज जितनी, खास तौर से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, उसमें पॉजिटिव मिलता है। ये मैंने अभी आपको बताया जॉइंट्स पेन, जिसमें वात रक्त हो गया, आम बात हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस की संप्राप्ति बताई, थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताया। अब हम आते हैं मेन अपना टॉपिक जो हमारा है, फ्रोजन शोल्डर। अब फ्रोजन शोल्डर पे मैंने उसको बताया 3 नाम से जानते हैं, चाहे वो अपबाहुक हो या उसको कैप्सूल एडिटाइटिस कहते हैं। मॉडर्न में क्या होता है, थोड़ी सी मॉडर्न से बताऊं मैं। अगर हम इसका एक्सरे देखें या इसकी इमेज देखें या हम इसका MRI कराएं, तो जो हमारे कफ की ये रोटेटर मसल्स होती हैं, और ये हमारा ज्वाइंट जो होता है, क्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट जो होता है, इसमें क्या होता है, अर्ली एज में रिस्ट्रिक्शंस आने लगते हैं। और जब अर्ली एज में इसमें रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो इसको हम स्तब्धता कहते हैं या स्टिफनेस कहते हैं। फिर इसमें धीरे 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 इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, और जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है इसमें, तो बाद में क्या होता है, जो इसके बीच की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये आपस में फिर चिपकने लगती हैं, ऐसे ऐधर होने लगती हैं। तो इसमें मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, इसमें नर्वाइन इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। जब सर्कुलेशन कम होगा तो वहां पे पोषण कम पहुंचेगा, और जब पोषण कम पहुंचेगा तो अस्थि का न्यूट्रिशन कम होगा, अस्थि का न्यूट्रिशन कम होगा तो उसमें मज्जा और उसके धातु भी सब इफेक्टेड होंगे, तो उसमें क्षयजन्य होने लगेगा। तो उसका जब क्षयजन्य होगा तो उसमें फिर रिस्ट्रिक्शन, स्तब्धता, और जब वो फिर वात से मिल जाएगा लास्ट में जाके, तो एक कंडीशन आती है फ्रोजन शोल्डर की। और जब मेम्ब्रेन आपस में चिपकती हैं तो उसी में कैप्सुलर एडिटाइटिस, ये इसकी पैथोलॉजी डेवलप होती है। तो फाइनली इट लीड्स टू फ्रोजन शोल्डर। एक बार दोबारा मैं इसको समराइज कर देता हूँ। अर्ली स्टेज में इसमें क्या होता है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हल्की इन्फ्लेमेशन होती है रोटेटर मसल्स में और ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट में। लेटर में क्या होता है, दोनों साइनोवियल में जो मेम्ब्रेन्स हैं वो आपस में चिपकने लगती हैं,
और जब चिपकने लगती हैं तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, नर्व इन्वॉल्वमेंट भी कम हो जाता है, और इसके साथ साथ जो है उसमें न्यूट्रिशन कम होता है, तो अस्थि, मज्जा और उपधातु सब प्रभावित होने लगते हैं, क्षयजन्य व्याधि हो जाती है, और फिर फाइनली वात से मिलके वो फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन क्रिएट करता है, और इस लीड्स टू फ्रोजन शोल्डर, अब बाहु जिसे हम कहते हैं। अब आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट आप समझिए इसका, ये तो मैंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझाया क्योंकि हम सभी लोग देख रहे हैं, तो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट इसमें जो हमारा दोष है वो है वात और कफ, और जो इसके दोष हैं, दोष जो है इसके हैं वो है मांस, कंडरा और अंश संधि। अंश संधि ये होती है जो हमारे ज्वाइंट और ये हमारा अंश है। अगर हम पीछे की बात करें शोल्डर ये, तो ये हमारी अंश संधि होती है पूरी। तो इसमें दोष क्या है, मांस, कंडरा और अंश संधि, और दोष है इसका वात और कफ। और जो इसकी व्याधि स्थान है वो है अंश संधि ही इसका व्याधि स्थान है, क्योंकि मूवमेंट इसी ज्वाइंट शोल्डर से ही हमारा रिस्ट्रिक्टेड होता है या स्टिफनेस होती है, तो इसका स्थान व्याधि संधि, अंश संधि है, सॉरी अंश संधि इसका व्याधि स्थान है। इसकी हम संप्राप्ति अब आयुर्वेद के हिसाब से जाने, अभी हमने मॉडर्न के हिसाब से जानी थी। तो मैंने बताया जैसे वात को इट लीड्स टू स्तब्धता यानी स्टिफनेस, जब हमारा वात कोप हो जाएगा, वात विटेटेड हो जाएगा, तो वो स्टिफनेस देगा, स्तब्धता करेगा, कहां पर, अंश संधि में। फिर स्रोत शोध, लोकल जो रक्त व स्रोतस है हमारे वैकुंजन हेतु जो होते हैं, तो जैसे अभी मैंने बताया वात कोप हो गया, स्तब्धता हो गई, फिर स्रोत अवरोध हो गया, तो वहां लोकल सप्लाई कम हो जाएगी। अगर प्रमेह है या किसी को डायबिटीज है तो वेस्कुलोपैथी भी हो सकती है, वहां पर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है, और प्रमेहजन्य विकार भी हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया इसकी संप्राप्ति, दोष दोष संप्राप्ति आप सुन रहे होंगे। मैं इसको बहुत दोबारा से बता दूं कि इसका ट्रीटमेंट इसी पे डिपेंड है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। वात को लीड्स टू स्तब्धता, स्रोत अवरोध दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो है लोकल स्टिफनेस और कैप्सूल एडिटाइटिस, दोनों साइनोवियल मेम्ब्रेन टूट चिपक जाना। इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं? चिकित्सा जैसे जो दोष हैं, इसके दोष हैं कफ और वात, तो हमें चिकित्सा भी और इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद के हिसाब से जो है उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। वात और कफ की चिकित्सा करनी पड़ेगी। दूसरा स्रोतरोध है तो स्रोत मर्दन करना पड़ेगा। तीसरा क्या होता है, जब न्यूट्रिशन कम हो जाता है तो क्षयजन्य व्याधि हो जाती है, तो हमें बल्य टू उपधातु यानी कि हमें जो उपधातु हैं उनको बल्य देने की, जो अंश संधि को, जो हमारी अंश संधि थी ये वाली, और इसमें जो हमारा क्षयजन्य हो गया था, तो हमें उसको बल्य देना पड़ेगा ताकि दोबारा से नरिशमेंट हो गए, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आए। तो उपधातु जैसे मैंने बताई थी अभी आपको, मांस होता है, टेंडन्स होते हैं, कंडरा होते हैं, लिगामेंट, स्नायु होते हैं, और नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमें इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही करना पड़ेगा। इतनी चीजों पे हम काम करेंगे तो ये हमारा फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। खाली मर्म चिकित्सा के लिए कुछ नहीं कर सकती, खाली जो है अग्निकर्म कुछ नहीं कर सकता, खाली रक्त मोक्षण कुछ नहीं कर सकता। अगर ये सब कुछ होते तो चरक इस तरीके से खाली एक का ही वर्णन कर देते। उन्होंने पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया है, तो हमारे पास जो टूल्स हैं, हम उन सब टूल को लेके काम करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा देखा गया है, मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, बाद में शेयर करूंगा, कि कभी कभी बड़े इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं मर्म चिकित्सा से और अग्निकर्म से, कि हमने किसी का शोल्डर के अंशफलक और कक्षधर पॉइंट दबाए और विद इन मिनट हाथ उठने लगता है। तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो मरीज हमारे पास आएगा नहीं, वो बेचारा हमें पैसे कैसे देगा भाई, हम अपनी रोजी रोटी भी चलानी है हम लोगों को। तो मैं आप डॉक्टर से, अपने फ्रेंड से, मैं अपने साथियों से, अपने सीनियर से और सब लोगों से भी कहना चाहूंगा कि हमें पूरा उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। खाली उससे पैथोलॉजी खत्म नहीं हो गई, खाली इंस्टेंट रिलीफ मिला है उसको। पैथोलॉजी तो वही है, जो कफ है वही है, जो दूष है वही है, खाली दर्द कम हो गया। दर्द कम करना तो हमारी जरूरत नहीं है, वो किसी मेडिकल स्टोर से जाके एक मेडिसिन ले लेगा, उसका दर्द तो वैसे भी कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम आयुर्वेदिक वैद्य हैं, तो हमें पूरी उसका जड़ से, रूट से जो उसके दोष हैं उनको खत्म करना होगा। तो मैं उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अब आपको बताने जा रहा हूं। तो एक दिन कभी कभी बड़े इंस्टेंट हो जाता है, एक हफ्ते में, जो मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मुझे रिजल्ट मिले हैं। कभी कभी तो विद इन फ्यू डेज मिल जाते हैं, कभी कभी हफ्ता लग जाता है। कभी कभी मैं सब कुछ कर देता हूँ, यानी कि मैं मर्म भी करता हूँ, उनका रक्त मोक्षण भी कर देता हूँ और पूरी औषधि चिकित्सा करता हूं, तब भी 1 महीना नहीं लगता, क्योंकि वो जीर्ण कंडीशन हो जाती है। उस कंडीशन में आप हताश ना हो, क्योंकि वहां पर क्षयजन्य व्याधि हो गई, तो आपको बल्य प्रदान करने के लिए उसको नरिशमेंट देना पड़ेगा। उसमें 1 से 3 महीने लगते हैं। तो आप हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है पेशेंट को कि नहीं, आप जो है अभी टाइम दें हमको।
और इसमें जो है अंदर जो डिफॉर्मिटी आ गई है, जो छेजन्य हो गया, उसको हम बल करके, न्यूट्रिशन तो एक दिन में हो नहीं जाएगा, इसलिए 3 महीने तक का धैर्य रखें आप, दर्द में तो आराम मिल जाएगा। तो अभी मैं शुरू करता हूं कि इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझिए। तो सबसे पहले मैं मर्म करता हूं। मर्म के मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूं इसमें, कि अंश, ये एक अंश पॉइंट है, एक मैं वीडियो दिखाऊंगा उसमें ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा अंश फलक, ये पीछे हमारा इंफीरियर एंगल, सॉरी इंफीरियर नहीं, जो हमारा ट्राइंगल होता है शोल्डर का, वो हमारा अंश फलक होता है। तीसरे कक्षधर पॉइंट, जो हमारी क्लेविकल बोन होती है, और ये शोल्डर ज्वाइन होता है, ये जहां मेरा थंब है, शायद ये उंगली दिख रही होगी जहां मेरी उंगली है, तो ये हमारा कक्षधर पॉइंट होता है क्लेविकल के जस्ट नीचे। तो कक्षधर पॉइंट, यहीं पे हमारा ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट होता है। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो बड़े ड्रामेटिकल, बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अंश, अंश फलक और कक्षधर पॉइंट, ये 3 मेन मर्म है इसके। लेकिन हमें और क्या करना है, साथ में आणी उर्वी और छिद्र भी करना है, वो हमारे पॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम पंचकर्म पे, हमें पंचकर्म भी करना है। पंचकर्म में आप बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बड़े अच्छे अपने योग और अपने अनुभव बता रहा हूं जो मैंने यूज किए हैं। हमें स्नेहन करना होता है, क्योंकि कहीं भी अगर कफ है तो हमें स्नेहन करना है। स्नेहन में कार्पस इत्यादि तेल का शोल्डर में, शोल्डर से ऊपर के रोगों में बहुत अच्छा रोल बताया गया है। कार्पस इत्यादि तेल या धन्वंतरम तेल, इससे खूब अभ्यंग करें। जिस तरीके से अभ्यंग हमारा मतलब है, उसको तेल अधिक मात्रा में बाह्य अभ्यंग करें। दूसरी चीज, हमें नस्य भी करना है, क्योंकि ये ऊर्ध्व जितने भी जठरुगत हमारे रोग हैं उसमें नस्य का प्रावधान है, ये आयुर्वेद में बताया गया। तो नस्य भी करना है। आपको कहेगा कि भाई मेरे तो कंधे में परेशानी है, आप मेरे को नाक में क्यों तेल डाल रहे हैं? तो नस्य है, क्योंकि नस्य जो है द्वार है। तो नस्य का ऐसे करेंगे, हमें ब्रह्मण नस्य करना पड़ेगा क्षीर वाला तेल या धर्मंतरम तेल से। तो सबसे पहले मैंने बताया, आप नोट भी कर सकते हैं, स्नेहन, कार्पस्यादि तेल और धन्वंतरम तेल। इसके बाद 10 ऊर्ध्व जठरुगत रोग है, भृंगण 10 हम करेंगे क्षीर वाला तेल और धन्वंतरम तेल से। इसके बाद लेहम, लेहन का भी बहुत अच्छा उपयोग बताया है आयुर्वेद में। लेप बहुत बांधे जाते हैं और बहुत कारगर सिद्ध है। एक बहुत अच्छा लेप है जिसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, तिल, माशा और सतहवा, इन तीनों चीजों का पाउडर मिलाकर या जड़ी बूटी मिलाकर इसको बॉइल्ड करें मिल्क के साथ, दूध में खौला लें, और कोकोनट मिल्क अगर मिल जाए तो उसमें खौला लें, तो ये बहुत अच्छा लेप काम करता है। एक दूसरा लेप जो आप मैं बताऊंगा, जरा नोट कर लें, इसमें कुछ ज्यादा चीजें हैं। अलसी, दूसरे सरसों, चाहे पीली या काली कोई सी भी मिल जाए। तीसरा सुंठी यानी सोंठ, और सौंफ, शतपुष्पा जिसे हम कहते हैं। रासना, दशांग, कुट्टम चुकादी, और इसको सिद्ध तेल में लेप बना के अरंड पत्र रख लें या कोई सा पत्र रख के उसमें बंधन कर दें। दोबारा बता रहा हूं, अलसी, सरसों, सोंठ, सौंफ, रासना, दशांग, कुट्टम चुकादी, और थोड़ा सा सेंधा नमक भी मिला सकते हैं इसमें, और सिद्ध तेल में इसको लेप बना के एरंड पत्र के साथ रात भर के लिए वहां पर बांध दें, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। तीसरे नंबर पे आते हैं पंचकर्म, यह भी हमारा चल रहा है धारा। धारा का भी बहुत अच्छा रोल है। दोनों तेलों से धारा देते हैं, चाहे वो कार्पस इत्यादि तेल हो या कोटम चुकादी तेल हो, या फिर माश तेल और सेंधा नमक के साथ, इसकी धारा का भी बहुत अच्छा रोल देखा गया। लेकिन लगातार करनी होगी पूरे 1 महीने तक, क्योंकि वहां पर हमें स्नेहन करना है, बाह्य और अभ्यंतर दोनों। अभी हम सिर्फ बाह्य स्नेहन की बात कर रहे हैं, अभी हम अभ्यंतर स्नेहन पे भी आएंगे। फिर इसके बाद हम परिसेक करते हैं धानामला का। इसके बाद ऊष्मा स्वेद बहुत जरूरी है, लोकल, क्योंकि वो स्टिफनेस को कम करता है, स्तब्धता को कम करता है। कोई भी ईष्मा अगर मैं सिकाई करता हूँ, हीट देता हूं अपने कंधे पे, तो वहां पे क्या करेगा, मैंने पहले स्नेहन कर दिया, स्नेहन के बाद ऊष्मा स्वेदन करूंगा तो वो उसको लिक्विडफाइड कर देगा और उसको थोड़ा सा स्तब्धता को, स्टिफनेस को कम कर देगा। इसके बाद आती है रक्त मोक्षण, क्योंकि इसका जो मैंने बताया रक्त मोक्षण स्रोत अवरोध भी होता है, तो आपको रक्त मोक्षण करना पड़ेगा। आप
किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो है कपिंग थेरेपी और हिजामा का रक्त मोक्षण अच्छा बताया गया है। रक्त मोक्षण हम 4-5 तरीके से कर लेते हैं, चाहे वो शिरावेदन हो, चाहे वो जलौका हो, चाहे वो ये प्रक्षालन हो, या वो हिजामा हो, या कपिंग थेरेपी हम कहते हैं। आप किसी भी तरीके से, जैसे अब अगर एक्जिमा का पेशेंट है तो मैं खाली प्रक्षालन कर सकता हूँ। हेयर में अगर सिरेटा है, एलोपेशिया सिरेटा है, तो वहां जलौका का बहुत अच्छा रोग है। गाउट है तो वहां भी बहुत जलौका का अच्छा बहुत रोग है। विटिलिगो है, वहां जलौका का बहुत अच्छा रोग है। लेकिन अगर कोई लंबर स्पाइन है, शियाटिका है, और खासतौर से जैसे ये मैं बता रहा हूँ फ्रोजन शोल्डर है, इसमें कपिंग थेरेपी हिजामा का बहुत अच्छा रोल है। एक मेरे पास वीडियो है, मैं भी आपको लास्ट में दिखा सकता हूँ थोड़ा इसके बाद में पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता दूं। तो रक्त मोक्षण किया मैंने 5वें नंबर पे, और जिससे क्या होगा, रक्त मोक्षण करने से उसका रिसर्कुलेशन हो जाएगा। इसके बाद औषधि पे आते हैं। ये नहीं कि खाली हमने पंचकर्म कर दिया और मर्म कर दिए, हमें औषधि भी देनी है। चरक ने इतना बड़े ग्रंथ लिखे हैं, उनमें वर्णन है, वो बिल्कुल सही है। तो औषधि में आप नोट कर सकते हैं व्योष्यादि गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, क्योंकि जितनी भी कफजन्य व्याधियां हैं उसमें महायोगराज गुग्गुल, क्योंकि हमारे पास पेशेंट जब भी आता है वो जीर्ण व्याधि लेके आता है। शुरू में तो वो दवाइयां खाता रहता है या कहीं ना कहीं दिखाता रहता है, हमारे पास आता है तो उसको कुछ ना कुछ टाइम हो गया है तो वो जीर्ण व्याधि में आता है। तो महायोगराज गुग्गुल 500 मिलीग्राम बीडी, वेश्यादि गुग्गुल 500 मिलीग्राम बीडी, एकांगी रस 125 मिलीग्राम बीडी, और वात गजांकुश 125 मिलीग्राम बीडी। एकांगी रस मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि कभी भी जब हमारा स्रोत अवरोध है और कफजन्य व्याधि है, और जब साइनोवियल मेम्ब्रेन चिपक गई है, तो वहां पे नर्वाइन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और एकांग वीर रस का, वात गजांकुश रस का पेन और नर्वाइन पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स शास्त्र में बताया गया। तो एकांग वीर रस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, और महायोगराज गुग्गुल, व्योष्यादि गुग्गुल फॉर कफजन्य व्याधि। इसके बाद हमें घृत भी बहुत यूज करने हैं, क्योंकि कफ जो है, वात और कफ जो दोनों है वो घृत इसको शामक है। तो घृत में भल्लातक का बताया गया। भल्लातक क्या है, एक तरीके से स्रोत अवरोध को भी कम करता है और स्नेहन भी करता है। अभ्यांतर, अभी तक हम बाह्य अभ्यांतर की बात, बाह्य स्नेहन की बात कर रहे थे, अब हम अभ्यांतर स्नेहन की बात कर रहे हैं। अभ्यांतर स्नेहन में हम 3 घृत आप नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि भल्लातक घृत, रासना दशमूल घृत आता है, और धन्वंतरम भी घृत आता है। तो इसके 2-2 चम्मच बिफोर फूड बताए गए हैं, खाने से पहले, ताकि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। तो भल्लातक, रासना दशमूल और धन्वंतरम, ये घृत भी देने हैं। अच्छा, तेल भी बताए गए हैं। जो मेजुपाकम होता है, एक होते हैं बाह्य अभ्यांतर के लिए, और एक जो है इंटरनली भी जिसे हम देते हैं। तो तेल भी, कोई अगर घी नहीं खाना चाहता है तो तेल का अभ्यांतर स्नेहन कर सकता है। तो जैसे कि महाराज परसाणी तेल, इसको विद मिल्क के साथ भी आप दे सकते हैं, तो अभ्यांतर स्नेहन हो जाएगा। आजकल आवर्ती भी आ गई है, पहले भी आती थी। ड्रॉप फॉर्म में तेल आ गए हैं, तेलों के कैप्सूल भी आ रहे हैं, कुछ कंपनियां बनाती हैं जैसे एसकेएम वगैरह, और ये वैदरत्नम वगैरह। मैं वैदरत्नम की आवर्ती यूज कर रहा हूँ। तो उसमें क्षीर वाला तेल की या धर्मांतरम तेल की आवर्ती 21 से 41 विद मिल्क देना है, तो अभ्यांतर स्नेहन के लिए। तो मैंने घृत बता दिया, तेल बता दिया, और आवृत्ति बता दी। इसके बाद क्वाथ। क्वाथ का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर चीज, पूरी औषधि एक तरीके से काम नहीं करती, सब मिलके अपना कंबाइन इफेक्ट करते हैं। तो एक जो कषाय है, इसमें परसाण आदि कषाय का बड़ा अच्छा रोल बताया गया है। इसके कुछ, अगर आपके पास परसाण आदि कषाय नहीं है, तो आप चाहे अपना रॉ मटेरियल लेके पेशेंट को दे सकते हैं कि वो खुद में काढ़ा बना सकता है। तो इसमें महारासनादि होता है, परसारणी होता है, माशा होता है, लहसुन होता है, और शुंठी होती है। महारासनादि, परसारणी, माशा, लहसुन और शुंठी यानी कि सोंठ। तो ये आप कषाय दें। इसका जो योग बताया है, हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में कुछ कम देते हैं, लेकिन साउथ में जितना भी है, मेरे हिसाब से 60 ml पर डे का योग बताया गया है। अगर कोई पित्त प्रकृति का है तो उसको कम दे दें। तो कम से कम 30 ml से लेके 50 ml तक पर डे इन डिवाइडिंग डोज में आप दे सकते हैं। बच्चा है तो उसके आधा डोज कर लें। बच्चों को वैसे फ्रोजन शोल्डर होता भी नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। मैं आपको अब कुछ एक आध वीडियोस दिखाना चाहूंगा, जैसे मैंने जो अभी बताया था। मैं अभी अपना कंप्यूटर में वीडियो ऑन करता हूं, फिर आपको लेता हूं उस पर वीडियो, कि मर्म और
कपिंग थेरेपी जो इसमें बताया रक्त मोक्षण हमें कैसे करना है, क्योंकि रक्त मोक्षण का इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं और डॉक्टर साहब भी मर्म पे काम करते हैं, डॉक्टर रंजन सिंह, तो उन्होंने भी इसके एक्सपीरियंस देखे होंगे। मैं एक पहले एक वीडियो ऑन करके फिर आपको लेता हूँ। कितना उठ रहा है, जरा उठाओ। अब आप अभी कटे नहीं है, अभी मैं आपको वीडियो पे ले रहा हूँ। आपको मेरा वो दिख रहा होगा कैमरा, मैं इसमें एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक पेशेंट है, अच्छा रोक नहीं पा रहे हैं और इतना बड़े इनका एक्सीडेंट हो गया था, इनका हाथ ऐसे उठ नहीं रहा था। इनके फेस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कितना दर्द है इनको। ये बड़ा मुश्किल से पूरा हाथ उठा रहे हैं। दोबारा देखिएगा, ये इतना उठा रहे हैं और फिर इनका हाथ ऊपर रुक भी नहीं पा रहा है। फेस एक्सप्रेशन से इनको देख सकते हैं कि इनका कितना दर्द है इसमें। अच्छा रोक नहीं पा रहे हैं और इतना बड़े मुश्किल से दर्द हो गया है। मैंने फिर इनका मर्म किया था, फिर उसके बाद का मैं मर्म करते टाइम उनका वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने मर्म के बाद का ये वीडियो है तो देखा इन्होंने इजीली इतना अपने हाथ से उठा दिया। दर्द भी कम है पहले के मुकाबले। चलो ठीक है, ये बिल्कुल खुल गया आपका। ये बड़ा इंस्टेंट रिजल्ट था इनका कि मैं दोबारा इसको डिस्प्ले करूंगा। ये मर्म के बाद का है कि एकदम जो इनका हाथ उठ नहीं रहा था इन्होंने एकदम उठा दिया, तो ये मर्म का है। दर्द भी कम है पहले के मुकाबले। चलो ठीक है, ये बिल्कुल। एक दूसरा वीडियो है मेरे पास, एक दूसरा वीडियो है ये इनका हाथ देखिए, ये एक बुजुर्ग हैं, इनका हाथ भी नहीं उठ रहा है, इनका एक सपोर्ट से उठा रहे हैं बिल्कुल। या पीछे भी नहीं जा रहा है क्योंकि फ्रोजन शोल्डर रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे बहुत स्टिफनेस है, स्तब्धता है। तो मैंने इनको थोड़ा सा मर्म किया है, ये मैं कक्ष दर मर्म कर रहा हूँ। मैंने पूरे मर्म यहाँ पे दिखाई नहीं, ये छिपर मर्म पे मेरी उंगली है और ये मेरा अब अंगूठा जो है कक्ष धर पे है, कक्ष धर पे अंगूठा है मेरा, तो कक्ष धर कर रहा हूँ मैं। ये आणी उर्वी थोड़ा सा मैं स्टिमुलेशन कर रहा हूँ डेल्टॉइड मसल्स को। अब शायद ये उठाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा फास्ट करके दिखाया है वीडियो, 5 मिनट का वीडियो था। अभी इनका इतना सा उठा है एक सेशन में, देखिए, लेकिन मैं थोड़ा सा सपोर्ट भी कर रहा हूँ। अभी एक इनका दूसरा वीडियो है जो मैंने दूसरी सीटिंग में इनको देखा था, ये दूसरी सीटिंग का वीडियो है इनका, ये दूसरी सीटिंग का वीडियो है। देखो अब कितना फ्रीली ये मूव कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे तो बिल्कुल नहीं था, हल्का हो गया तुम्हारा हाथ। देखो ये इनका जो वीडियो है ये आफ्टर दूसरी सीटिंग का है और ये इतना इजीली फ्रीली कर रहे हैं। हम पूरा वीडियो नहीं बना पाते हैं क्लिनिक में, इन्होंने एकदम ये हाथ उठा दिया। ये मर्म का वीडियो था। तो ये तो दो मेरे जो मैंने अभी दिखाया, ये तो मेरा ये वीडियो था। मैं अपने फ्रंट कैमरे पे आ रहा हूँ। जी, तो ये अभी मैंने जो वीडियो दिखाया आपको, ये तो एक मर्म का था। इसके बाद मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा कि इसमें फ्रोजन जो रक्त मोक्षण हम करते हैं, तो रक्त मोक्षण का भी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस, जो लोग करते हैं उनको भी एक्सपीरियंस होगा। मैं ढूंढता हूं इसमें मेरा कपिंग एनजीओ इमेज ऑफ द लेटर फ्रोजन शोल्डर। हाँ सॉरी, ये देखिए आपको मैं एक इमेज दिखा रहा हूं पहले। सॉरी, इमेज आ गई है, लेकिन मैं इसको कैमरा आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक फ्रोजन शोल्डर का एक पेशेंट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। ये मैंने इनके कंधे पे कप्स लगा रखे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये एक मेरा कर्सर शायद दिखाई दे रहा होगा। ये फ्रोजन शोल्डर पे मैंने इनके कपिंग थेरेपी करी है, रक्त मोक्षण किया है।
तो ये एक रक्त मोक्षण का है, ये एक सिर्फ फोटो है और मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूं। ये मैं खड़ा हूं, ये मैं ही लगा रहा हूं इनके कप्स यहाँ पर, ये मेरे अपने सेटअप का है। थोड़ा सा मैंने जूम किया है इसको, शायद अब बेटर दिख रहा होगा। थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करता हूँ, अब कुछ दिखा होगा ज्यादा। तो ये कपिंग जो है इनके शोल्डर्स पे मैंने लगा रखे हैं। ये एक कप है, ये दूसरा कप है, ये तीसरा कप, ये चौथा कप, ये फिर ये पूरे मैंने इनके एक अंश फलक पे, एक बृहति संधि पे और ये एक अंश पे और ये के कक्ष धर्म पे, इस जगह पर मैंने इनके ये लगाए हैं। इसके साथ साथ एक वीडियो भी है कपिंग का, शायद मैं इसमें है तो मैं देखता हूँ। है, ये एक कपिंग का और पिक्चर्स है इसकी। ये मैंने इनके सारे, पहले ये वेट कपिंग करी थी, फिर उसके बाद ड्राई कपिंग करी थी। और ये एक शायद वीडियो है, हाँ ये वीडियो है, ये आप कपिंग करते हुए वीडियो देख सकते हैं इसमें मेरा। अब्बा दायां हाथ। इसमें 30 ml ब्लड एक बार में हम एक ले सकते हैं एक कप में। तो जिस जगह पे स्रोत अवरोध है उस जगह के स्रोत अवरोध को ये कम कर देता है। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने दिखाया। ये अब मैं वापस आ रहा हूं। तो ये एक मैंने आपको दिखाया कि फ्रोजन शोल्डर में हमने मर्व का रोल। मेरी आवाज आ रही है? आप मेरा सुन पा रहे हैं? बिल्कुल हेलो, बिल्कुल मेरी आवाज सुन रहे हैं आपकी डॉक्टर साहब? आवाज आ रही काफी, हाँ, क्लियर है, ओके, आ साफ। रही तो अच्छा ठीक है। तो फिर ये मैंने आपको आपको कफ के बारे में, वात रक्त के बारे में, आम वात के बारे में, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, और स्पेशली मैंने जो फ्रोजन शोल्डर को आपको आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों कॉन्सेप्ट से और उसका पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिखा के, मैंने उसका मर्म भी दिखाया, आपको रक्त मोक्षण भी दिखाया, पंचकर्म भी किया और आपके साथ वो भी किया, पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये एक कंप्लीट टॉपिक है, लेकिन ये इतना वास्ट टॉपिक है, जैसे 80 प्रकार के वाद व्याधियां बताई गई हैं, तो इसको हम 1 घंटे में समाप्त नहीं कर सकते। और अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो मैं चाहता हूं कि मैं मेरे जितने भी एक्सपीरियंस हैं मैं अपने आप सब लोगों को शेयर करूं, और आप सब लोग ये, इसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं, कुछ लोग और मुझसे अच्छा भी कर सकते हैं, कुछ और एडवांस भी कर रहे होंगे, लेकिन जो मेरा अपना इतने इयर्स का एक्सपीरियंस था, जो मेरा बिल्कुल कट शॉर्ट था, वो मैंने, जो मैं करता हूं वो मैंने आपको दिया है इसमें। लेकिन इनफैक्ट और में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्पाइन में बड़ी दिक्कत आती है। आम बात के ऊपर मैं लूंगा बहुत बड़ा लेक्चर एक, कि आम बात द वेरी मतलब टफ डिसीज, जिसमें कभी कभी हम डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेते हैं और पेशेंट भी हाथ खड़ा कर लेता है, वो ठीक नहीं हो पाता है, लेकिन उसका सिर्फ ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेद में है। तो हम ये, जैसे भी मैडम ने बताया कि हम एक वात व्याधि पे सीरीज चलाएंगे, हम एक डिसीज के वाइज, खास तौर से जैसे अभी सिर्फ मैंने एक फ्रोजन शोल्डर का लिया है, कल जो है वात रक्त का और आम वात का लेके फिर हम स्पाइन पे आ जाएंगे, और फिर हम खास तौर से एवियन का मैं एक पेशेंट दिखाऊंगा जो एम्स, दिल्ली एम्स और बत्रा से रिफर्ड था, उसको सिर्फ सर्जरी कर दी गई थी और 4th ग्रेड था। वो 2 साल से स्टिक से चलता था, बहुत ज्यादा लिंपिंग थी, उसके लड़खड़ाहट थी, और वो इंडियन टॉयलेट पे 2 साल से नहीं बैठा था। तो लखनऊ के पेशेंट थे, वो एक आर्किटेक्ट थे, वो मेरे पास मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाने आए थे। तो क्योंकि मैंने उनमें मैंने उनसे कहा कि ये आप कैसे कर पाओगे, तो वो 21 दिन की छुट्टी लेके आए। 21 दिन में जब वो यहाँ से गए, मैंने उनका सब कुछ किया, मैंने उनका पंचकर्म किया, पूरा रक्त मोक्षण की 3 सीटिंग करी, एक एक हफ्ते में एक एक। और जब वो गए तो आप ये समझ लीजिए कि वो स्टिक छोड़ के गए, उनकी लिंपिंग जो थी कम से कम 70% कम हो गई थी, और वो इंडियन टॉयलेट पर बैठ के गए। वो जो पालथी मार के ऐसे बैठते थे, उनके पैर ऐसे ही रहते थे, वो इस तरीके से हो गए, सिर्फ 2 इंच ऊंचे रह गए, और जो कार ड्राइविंग नहीं कर पाते थे वो कार चला रहे थे। तो ये ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं हमारे आयुर्वेद में, कि जो कि कहते हैं कि नहीं एलोपैथ या आयुर्वेद स्लो है, इसे मिथ्स। आयुर्वेद बहुत अच्छा है, बट हम जाने और हम विश्वास करें, और मेरे हिसाब से तो इसको हम फर्स्ट कॉल बनाए। आयुर्वेद शुड द फर्स्ट कॉल ऑफ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज इस द ओल्डेस्ट थेरेपी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें भाई, इसका 5000 साल पुराना इतिहास है। हम किसी सिस्टम की बुराई नहीं करते, सब अपने अपने में अच्छे हैं। कुछ में इमरजेंसी अच्छी है, किसी में सर्जरी एडवांस है, किसी में बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें सामंजस्य से चलना चाहिए, और हम जो है इस तरीके से कितना टाइम है डॉक्टर साहब अभी? हाँ, हमारे 5 पास अभी मिनट्स 5 मिनट है डॉक्टर।
तो अगर किसी की कोई क्वायरीज हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ व्हाट्सएप पर लिख के। हाँ, क्वेरीज एक है Dr. Syed, it was very nice and informative session. And those who are FB Live can put their queries in the comment box. So we will try to resolve your problems. And Dr. Syed will help you एक your question session. एक अभाव्या मेहता हैं, उन्होंने थेरेपी ऑफ सर्वाइकल की पूछी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लेकिन वो अभी टॉपिक है नहीं, जी लेकिन ये अभी क्वेश्चन दोबारा आया था। बताइए, बता सकता हूँ। Cervical अभाव्या क्वेश्चन मेहता spondylitis. बताइए। हैं, डॉक्टर सर्वाइकल नीलेश जी, स्पॉन्डिलाइटिस की कांग्रेचुलेशन थेरेपी। कह रहे हैं, नीलेश जी को भी मुबारकबाद। हाँ जी, हाँ जी। आप मुझे क्वेश्चन बताइए, आवाज हल्की आ रही है आपकी। थेरेपी ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। थेरेपी ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। हाँ जी, हाँ हाँ, तो जी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में मैं शॉर्ट में बता दूं, इसमें क्या है, एक तो सबसे बड़ा पोजीशन का है। पिलो जो है हमें तकिए पे ना रख के, जो हमारा ये जगह होती है गर्दन के नीचे, इसको सपोर्ट देना है, पोजीशन को ठीक करना है। और इसमें वात गजांकुश रस और गंधर्व हस्तादि तेल का बहुत बड़ा रोल है। आप इनको 3-3 गोली वात गजांकुश रस सुबह शाम और गंधर्व हस्तादि रात में दीजिएगा। और इसका और वात अनुलोमन जरूर करा दें किसी भी चीज से, चाहे वो हिंगवाष्टक चूर्ण से, चाहे वो हरित की चूर्ण से। और मर्म जो है कक्षधर मर्म और अभ्यंग और कटिवस्ती, ग्रीवावस्थी या मान्यावस्थी। और इसमें रस तेल का बहुत ज्यादा अच्छा रोल है। रस तेल बताया गया है, जैसे कार्पस्यादि तेल बताया है शोल्डर में, और गर्दन के लिए बताया गया है रस तेल। हम्म। तो यही एक प्रश्न था कोई भी क्वेश्चन अभय पूछ सकते मेहता हैं। के वात द्वारा। व्याधि में तो मैं बहुत कुछ हेल्प कर सकता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ, ये बिल्कुल। फीमेल्स में बहुत भी बहुत तो कॉमन प्रॉब्लम है फ्रोजन शोल्डर्स की। तो अच्छा, आपकी आवाज का आप हमारी उनको क्या एडवाइस नहीं करेंगे? लगाया इसलिए मैंने हेलो। हेडफोन नहीं लगाया है, कि इसलिए आवाज कम आ रही है। हाँ हाँ, मैं हेडफोन एक मिनट लगाएं। हेडफोन लगाता हूँ जरा। एक मिनट हेडफोन कनेक्ट करता हूँ मैं अपना। हम्म। हेलो। हाँ जी, आ गई। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, थोड़ा सा बेटर है, आप बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, ये अब मोस्ट बताइए। कॉमन प्रॉब्लम फीमेल्स में भी है। फीमेल्स में भी फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। और जो पेशेंट्स आते हैं मोस्टली, जी वो क्या करते हैं, वो रेस्ट्रिक्ट जी। कर देते हैं अपने मूवमेंट को और सोचते हैं कि मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने से वो ठीक हो जाएंगे। तो आप ऐसे पेशेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? उनके लिए अगर हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो वो लोकल अभ्यंग घर में कुछ भी करते रहें, और एक जैसे पंखे की पुली होती है उसमें एक डोरी डाल लें और उसको इस तरीके से जैसे मथते हैं, इस तरीके से एक एक्सरसाइज करें, ताकि ये शोल्डर मूवमेंट हो जाए। नहीं तो आप या कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो 3 मर्म कर देगा और उनको पोटली वगैरह सिखा दें। तो इससे जो है, और अगर उसमें लीन एंड थिन है और अगर स्रोत अवरोध हो रहा है तो उसको ठीक करना जरूरी है। अगर अर्ली स्टेज में है तो क्यूरेबल है, और अगर जीर्ण अवस्था में है, कैप्सुलाइटिस हो गई है, तब तो फिर पूरा पंचकर्म के बिना ठीक नहीं होगा। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उनको क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? कि वो मूवमेंट एकदम रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए या उनको नॉर्मल रूटीन लाइफ में ही रहना चाहिए? नहीं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। मूवमेंट उतने करें जितने उनके पॉसिबल हैं, बल्कि उनको उतने मूवमेंट करके और धीरे धीरे थोड़ा सा मूवमेंट को बढ़ाना चाहिए। लोकल अभ्यंग के बाद लोकल अभ्यंग करेंगे और उसको ऊष्मा देंगे, तो लोकल अभ्यंग से क्या होगा, अंदर स्नेहन होगा, ऊष्मा से जो होगा स्टिफनेस कम होगी। उसके बाद मूवमेंट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और पथपिंड थैंक यू स्वेदन डॉक्टर। भी कर सकते हैं। किसी भी लोकल लोकल स्टिफनेस को कम करने के लिए लोकल ऊष्मा की बहुत जरूरत है। घर में आप अपना ये काम कर सकते हैं। कोई भी लेडी है, अपने घर में तेल, ओके। और नहीं तो एक साधारण सा तेल ले लो। अगर ये मेडिकेटेड तेल ना मिले तो जो हम लोग सिद्ध करते हैं पंचकर्म के तेल, तो उसमें आप तिल का तेल ले लें और उसमें एक जैसे 250 ग्राम तेल लिया और उसमें 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा, ये डाल के, और अजवाइन भी डाल सकते हैं, और उसको उतना पका लें कि धुआं छोड़ने लगे। और उसमें हाँ 1 गांठ लहसुन की कूट के डाल दें।
लहसुन की कूट के डाल दें, तो मेथी, जीरा और लहसुन एक गांठ 250 ग्राम तेल में उसको इतना पका लें कि वो धुआं छोड़ने लगे। तो ये सब चीजें वात शामक है। तो और अभ्यंग भी करेंगे, स्नेहन भी होगा, वात शामक भी होगी। फिर ऊष्मा दे दें, चाहे सेंधा पानी के नमक से गर्म करके तौलिया से हीट से, उससे क्या करेगा, भाप जो है सेंधा पानी उसको लिक्विफाई करेगा और अंदर जाके उसको लूज करेगा, स्टिफनेस को कम करेगा। ये कम कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। इसमें डॉक्टर आवाज रंजन? क्यों आ रही है? थोड़ा सा कुछ एक advance क्वेश्चन एक क्वेश्चन और है। सत्येंद्र पाल सिंह जी हैं। सत्येंद्र पाल जी। सिंह जी हैं, उन्होंने ये पूछा है कि अब में ओरल ट्रीटमेंट क्या है? ओरल ट्रीटमेंट मैंने बताया कि व्योषादी गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, 500 मिलीग्राम बीडी, एकांक बीर रस और वात गजांकुश रस 125 मिलीग्राम। और घृत में मैंने बताया है उनको भल्लातक, राशना दसमूल घृत या धन्वंतरम घृत 2 चम्मच खाने से पहले। और कषाय में महाप्रसारण्यादि कषाय और क्षीरबला का नस्य और क्षीरबला तेल की आवर्ती 21 से 41 दूध के साथ। हो गया? तो समझ में आया? मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वात व्याधियों में मुख्य रूप से थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। फ्रोजन शोल्डर के बारे में। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज मेरी बहुत आवाज कम आ आ रही रही है? है आपकी नहीं, मुझे। आवाज बहुत कम आ नहीं, रही है। मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, अब आई। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। हाँ। डॉक्टर मीनाक्षी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब मुझे साफ आ रही है तो आपकी आपका आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फ्रोजन शोल्डर पर बड़ा ही अच्छा सारगर्भित उद्बोधन दिया। और निश्चित रूप से हमारे जितने भी श्रोता रहे होंगे उन लोगों को इसका लाभ मिला होगा। हमारे बीच जो लोग रहे हैं उनका मैं एक बार नामोल्लेख करना चाहता हूँ। सत्येंद्र पाल सिंह जी, हेमलता जी बिल्कुल और सर, नाम नारायण बताएं दत्त मुझे, चक्रवर्ती जी। मेरे कितने लोगों ने मुझे किया है, सुना है। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मरियम अली और हेम पांडे और मनु अच्छा। श्रव्या आर्या, खालिद नदीम, डॉक्टर राकेश कुमार जी। सिंघल, अभाव्या मेहता, अच्छा। सुरेश कुमार और श्रीनिवास सीनू, अजय यादव जी, डॉक्टर विजय पाल आर्या जी सहित तमाम लोग हमारे साथ सबका प्रत्यक्ष रूप सबको से जुड़े। धन्यवाद। और कल आप इसी समय पे आए, मैं इससे और बेहतर और अच्छा से बताने की कोशिश करूंगा। हाँ बिल्कुल, ये सीरीज जो 3 दिन की कल इससे चलेगी और डॉक्टर बेहतर मोहम्मद होगा। शाहिद की सबको वात धन्यवाद व्याधि पर। मेरी ओर से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हमारे इस थैंक यू। प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने। थैंक यू। ओके, वेलकम। थैंक यू।